जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके सामने बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के एक खंड विदेशी आक्रमण में ईरानी और यूनानी आक्रमण। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद के बारे में बताए थे। उसके बाद भारत में राजनीतिक परिस्थितियां बेहतर नहीं होने के कारण विदेशी आक्रमण का सामना भारत को करना पड़ा, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे ईरानी आक्रमण और उसके बाद यूनानी आक्रमण। तो चले हम आपको दिखाते हैं पहले ईरानी आक्रमण। तो क्लास 12 का हिस्ट्री है, जिसमें मौर्य वंश, इस टॉपिक का नाम है मौर्य वंश से पहले विदेशी आक्रमण। यानी जब नंद वंश के बाद मौर्य वंश की स्थापना होता है, उससे पहले विदेशी आक्रमण कौन कौन से हुए उसको हम देखेंगे। जिसमें सबसे पहला आक्रमण हुआ था ईरानी आक्रमण। ईरानी आक्रमण में भारत पर विदेशी आक्रमण ईरानी हखमनी वंश के द्वारा किया गया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब ईरानी आक्रमण भारत पे हुआ तो वहाँ से जो शख्स आक्रमण किए थे वह हखमनी वंश के थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईरानी आक्रमण में किस वंश के द्वारा भारत पे आक्रमण किया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए हखमनी वंश के द्वारा। तो ईरानी आक्रमण भारत पे सबसे पहले किया गया, जिसमें हखमनी वंश के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। भारत पर आक्रमण साइरस द्वितीय के द्वारा किया गया था। उस हखमनी वंश के राजा यानी सम्राट का नाम था साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय भारत के पश्चिमोत्तर सीमा पर आए थे आक्रमण करने के लिए, लेकिन वह सफलता नहीं मिली, जिसके बाद वह पुनः ईरान वापस लौट गए। जिसके बाद एक हखमनी वंश का ही दूसरा शासक जो भारत पर आक्रमण करने आए, जिसका भारत पर आक्रमण में सफल आक्रमण डेरियस प्रथम या और इतिहास में से तारा प्रथम द्वारा किया गया। हखमनी वंश के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया, जिसमें सबसे पहला शासक था साइरस द्वितीय, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल सकी। जिसके बाद डेरियस प्रथम ने भारत पर सफल आक्रमण किया। और आपको बताते चले कि डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया और भारत के पश्चिमोत्तर भाग को, यानी कि पश्चिमोत्तर भाग को, जहाँ पे गंधार राज हुआ करता था, प्राचीन समय में गंधार राज हुआ करता था, जिस पर अपनी विजय प्राप्त की, गंधार को जीता तथा ईरान का 20वां प्रांत बनाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि ईरान का वह कौन शख्स था जिन्होंने ईरान का 20वां प्रांत गंधार को यानी पश्चिमोत्तर भारत को बनाया, तो डायरस प्रथम था। आगे चलेंगे। ईरानी आक्रमण के प्रभाव के बारे में हम आपको बता दें कि जब ईरानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो इसका क्या प्रभाव हुआ। तो भारत को खरोष्टी लिपि का जन्म, जो ईरानी अमराइक लिपि से विकसित हुआ, और भारत का ये ईरान के साथ आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। यानी भारत में सिर्फ ब्राह्मी लिपि ही थी, जिसके बाद ईरानी आक्रमण के बाद खरोष्टी लिपि का भी भारत में विकास देखने को मिला और ईरान से आर्थिक संबंध में भी वृद्धि हुई। तो आशा करते हैं कि ईरानी आक्रमण आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से आपको रिकॉल करना चाहते हैं। सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला देश था ईरान। भारत पर आक्रमण करने वाला ईरान का कौन सा वंश था जो भारत पर आक्रमण किया, तो हखमनी वंश द्वारा। और हखमनी वंश का कौन शासक था जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया, तो साइरस द्वितीय था, लेकिन इनको सफलता नहीं मिल सकी। दूसरी बार आक्रमण करने वाला सम्राट डेरियस प्रथम था, जिसे इतिहास में तारा प्रथम भी कहा जाता है। इन्होंने भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीता और ईरान का 20वां प्रांत बनाया। ईरान के आक्रमण के भारत पर क्या प्रभाव पड़े, तो खरोष्टी लिपि का विकास देखने को भारत में मिला और आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। आशा करते हैं ईरानी आक्रमण आपको समझ में आ गया होगा। हम अब आपको ले चलते हैं यूनानी आक्रमण की तरफ में। तो भारत पे दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी आक्रमण हुआ था। फिलिप जो सिकंदर का पिता था। सबसे पहले हम आपको पहला पॉइंट बताना चाहते हैं फिलिप के बारे में। फिलिप वो शख्स था जो सिकंदर का पिता था। सिकंदर का पिता था 359 बीसी में मकदूनिया का राजा बना। फिलिप 359 बीसी में कहाँ का राजा बना, मकदूनिया का राजा बना। तो हम आपको बता देते हैं मकदूनिया का क्या था। तो मकदूनिया एक जगह का नाम है जो यूनान में पड़ता है। तो आपसे पूछा जाएगा फिलिप कहाँ का राजा था, तो यूनान का राजा नहीं था, वह मकदूनिया का राजा था। मकदूनिया यूनान के अंदर आता है। मकदूनिया का शासक बना, जिसकी हत्या 329 बीसी में कर दी गई।
फिलिप जो सिकंदर का पिता था वह 359 बीसी में मकदूनिया का राजा बना। मकदूनिया यूनान के अंतर्गत आता है, जिसके बाद फिलिप की 329 बीसी में हत्या कर दी जाती है। जिसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं। उसके बाद 329 बीसी में ही 20 वर्ष की आयु में फिलिप के पुत्र सिकंदर नाम तो सुने होइएगा, मकदूनिया का शासक बना। तो फिलिप के हत्या के बाद मकदूनिया का शासक कौन बना? सिकंदर बना। सिकंदर फिलिप का पुत्र था और सिकंदर 20 वर्ष की महज आयु में ही एक साम्राज्य का राजा बन जाता है। राजा बना। वह अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु के निगरानी में उनकी देखरेख की गई थी सिकंदर की, और सिकंदर ने अरस्तु से विश्व विजेता बनने के आशीर्वाद लेकर भारत की ओर अग्रसर हुए थे। वह विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से 326 बीसी में भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर जो थे 326 बीसी में विश्व विजेता बनने के उद्देश्य से अपने गुरु अरस्तु से आशीर्वाद लेकर भारत पर आक्रमण किए थे। आपसे पूछा जाएगा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 बीसी में आक्रमण किया था। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। अगला पॉइंट देखेंगे हम। सिकंदर जब भारत में प्रवेश किया तो उसे एक पर्वत यानी पहाड़ को झेलना पड़ा। उसका सामना करके भारत में प्रवेश किए तो उस पर्वत का नाम था हिंदू कुश पर्वत। सिकंदर ने और सिकंदर की सेना ने किस पर्वत का सामना को पार करके भारत में प्रवेश किया? तो उसका नाम है हिंदू कुश पर्वत को पार कर भारत आया था सिकंदर और उसकी सेना। जब सिकंदर भारत में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले उन्हें तक्षशिला के राजा आम्भी से उनकी वार्तालाप होती है। जिसके बाद राजा आम्भी तक्षशिला के शासक थे। तक्षशिला भारत में अखंड भारत का एक हिस्सा था। आम्भी ने आत्मसमर्पण कर सिकंदर का सहयोगी बना। आम्भी जो अखंड भारत का हिस्सा तक्षशिला का राजा था वह सबसे पहले सिकंदर के सामने आकर आत्मसमर्पण किया और सिकंदर का सहयोगी बना, और भारत के तमाम राजाओं के सूचनाओं को आम्भी ने सिकंदर को बताया। जिसके बाद सिकंदर को भारत में युद्ध जीतने में काफ़ी आसानी मिली। अगला पॉइंट था सिकंदर का। सिकंदर तक्षशिला के बाद पंजाब के शासक के ऊपर आक्रमण करता है जिसका नाम था पोरस पंजाब का शासक था। पंजाब के पोरस के साथ झेलम का युद्ध किया। झेलम एक नदी थी पंजाब की। तो आपसे पूछा जाएगा कि झेलम का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ जिसमें पोरस की पराजय यानी हार हुई, और झेलम के युद्ध में राजा पोरस की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इसी तरह से और आगे देखते हैं। सिकंदर की सेना व्यास नदी पार करने से मना कर दिया। मगध साम्राज्य से पहले एक नदी आती थी जिसका नाम था व्यास नदी। बहुत सारे कारण थे कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि यूनान में उतना बाढ़ का प्रचलन नहीं था और उन्होंने भारत में पहली बार इतना भयानक व्यास नदी में बाढ़ देखा था, जिससे देखकर उनके सैनिक पीछे हटने लगे और वो लोग बहुत दिनों से घर से अपने निकले थे तो उनके परिवार और बाल बच्चों की याद आती थी, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि अब युद्ध नहीं किया जाए और घर वापसी चला जाए। जिसके क्रम में सिकंदर टोटल कुल मिलाकर 19 माह भारत में रुके और 325 बीसी में वापस लौट गए यूनान। सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में यहाँ आप देख सकते हैं 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में। सिकंदर कितने वर्ष के थे? 33 वर्ष। 323 बीसी में बेबीलोन में, जगह का नाम था बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिकंदर की मृत्यु कब होता है? 323 बीसी में। कितने वर्ष की आयु में? 33 वर्ष की आयु में। किस जगह पे? बेबीलोन नामक स्थान पे उनकी मृत्यु हो जाती है। आगे अब देखेंगे हम कि यूनान का प्रभाव भारत पे क्या पड़ा। जिस प्रकार हम यहाँ पे आपको बताया है कि ईरानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा भारत पे, उसी प्रकार यूनानी आक्रमण का भी प्रभाव क्या भारत पे पड़ा। तो प्रभाव क्या था? सिकंदर ने निकया और बहुकेफला नामक 2 नगर का
निर्माण भारत में किए, तक्षशिला, यहाँ देख सकते हैं तक्षशिला में जीतने के बाद। उसके बाद भारत का एकीकरण, भारत के एकीकरण का कहने का मतलब है कि सिकंदर के आक्रमण से यह साफ हो गया था कि भारत विदेशी आक्रमणों से सुरक्षित नहीं है, इसीलिए चाणक्य ने यह सोचा कि क्यों ना भारत का एकीकरण कर एक मजबूत बनाया जाए ताकि कोई भी विदेशी आक्रमण से भारत को सुरक्षित रखा जाए। और यूनान के साथ संबंध बढ़ा और व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। इस तरह से भारत पर पहली बार ईरानी आक्रमण हमने आपको बताया और दूसरा आक्रमण यूनानी आक्रमण बताया। अब आगे मगध की धरती पे चौथे वंश मौर्य वंश की स्थापना कैसे किया जाता है यह हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।